आजाद साहब, गुलाम नबी काम करने का अवसर मिला तो मुझे एक स्मरण है, ये जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। आज हम यहाँ पर बैठे हुए, हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री के मन में ये कल्पना हो कि मैं किसी प्रोजेक्ट को किस तरह से कम समय में पूरा कर सकता हूँ। आप हम सब जानते हैं कि हमारा टेन्योर 5 साल का, हम सेंक्शन कराते हैं इरिगेशन के प्रोजेक्ट, पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उसके टाइम बढ़ जाता है, कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है, टेस्ट का पैसा लगता है। पर गुलाम नबी आजाद वो पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक दिन में 3-3 शिफ्टें चलाई। हम जो ठेकेदार से काम कराते हैं वो एक शिफ्ट में काम होता है, पर गुलाम नबी आजाद जी के मन में कल्पना थी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो उन्होंने नवाचार किया। उस ठेकेदार की 3 शिफ्ट चलाकर टाइम में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम जो नवाचार किया है वो मुख्यमंत्री के रूप में गुलाम नबी आजाद साहब ने किया। गुलाम नबी आजाद साहब, मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता है कि आज जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, पर आपको सौभाग्य मिला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने का। आप हम सबको याद है कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद संबोधित करेंगे, जहां पर कांग्रेस नेता पहुंचे और जमकर उन्होंने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की। तो विधानसभा में सेमिनार की शुरुआत हो चुकी है। संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाओं पर विषय संबोधित है। आपको बता दें कि सेमिनार में गुलाम नबी आजाद मौजूद हैं, जो इस सेमिनार को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि आज ही जयपुर पहुंचे हैं गुलाम नबी आजाद इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और विधानसभा में सेमिनार की शुरुआत हो चुकी है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, जिन्होंने जमकर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की। आपको बता दें कि विधानसभा में सेमिनार की शुरुआत हो चुकी है। गुलाम नबी आजाद इस सेमिनार को संबोधित करेंगे। संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षा विषय पर इसका आयोजन किया जाएगा। सेमिनार में गुलाम नबी आजाद मौजूद है, इसके साथ ही तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहां पहुंच चुके हैं। सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने इस सेमिनार को संबोधित किया और जमकर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की। खास तौर पर इस सेमिनार को संबोधित करने के लिए ही गुलाम नबी आजाद आज जयपुर पहुंचे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी जयपुर से, जहां पर डिफरेंशिएट नहीं किया, जनता को हमने एजुकेट नहीं किया। आज स्थिति ये बन गई है कि एक एमएलए और एमपी से भी गांव का आदमी अपेक्षा करता है कि नाली का काम ये करेगा, सड़क का काम ये करेगा। जब अपेक्षाएं ये हो जाती है और अपेक्षा करने के बाद संसदीय लोकतंत्र में, आप तो मंत्री रहे हैं, मैं भी मंत्री रहा हूं, मंत्री के रूप में स्टेट ही एग्जीक्यूट करती है, सेंटर कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। आप कितनी अच्छी नीति बना रहे हैं, नीति बनाने के बाद यदि नीति को एग्जीक्यूट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ कोऑपरेट नहीं करे, तो वो नीतियां कितनी भी अच्छी भारत सरकार बना दे, उसी नीति का अलग उदंग नहीं होगा। स्टेट के सरकार कितनी भी अच्छी नीति बना दें, पर पंचायत का सरपंच और प्रधान उसमें यदि इफेक्टिव काम नहीं रहेगा तो उन नीतियों का ठीक ढंग से निर्माण नहीं हो सकेगा। इसलिए संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम लोगों को ये समझाएं कि पंचायत से क्या अपेक्षा है, स्टेट की से क्या अपेक्षा है, सेंटर से क्या अपेक्षा है। ये हम जनता को बताने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और एक बड़ा अनुभव जो मेरा है माननीय आजाद साहब, जब मैं एसी में चुनाव बना तब गांव का सरपंच साहब कहलाता था। आप सरपंच साहब नहीं कहलाता, सरपंच कहलाता। आज एक अंतर आ गया। आज पंचायत के चुनाव में जितना पैसा खर्च होता है माननीय गुलाम नबी आजाद साहब, उस पैसे के अनुपात में पंचायत के हिसाब किताब लगा ले हम, इस देश में वही आदमी वोट भी देता है पंचायत का,
वही आदमी एमएलए का वोट देता है, वही आदमी एमपी का वोट देता है। यदि धन के प्रभाव के कारण पंचायत के चुनाव प्रभावित होते हैं तो संसदीय लोकतंत्र आगे जाकर खतरे में खड़ा हो जाएगा। ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। यदि संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है तो संसदीय लोकतंत्र के माध्यम हम कितनी अपेक्षा करें, उन अपेक्षाओं को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझा कि क्योंकि आपको अनुभव है एक मुख्यमंत्री के रूप में कि मुख्यमंत्री के रूप में किस तरह से जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, एक सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, ये आपके मन में कल्पना है। और हम सब जो बैठे हुए हैं हमारे मन में कल्पना है कि राजस्थान में यदि हमें मौका मिले सरकार बनाने का, विपक्ष में करने का, तो सरकार में नीतियां बनाकर जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम कैसे कर सकें। और जो हमारे जो पंचायत के जो साथी हैं उनके साथ बैठकर उस गाँव के विकास की कल्पना क्या कर सके। अब जन अपेक्षा क्या है, पंचायत के आदमी की अपेक्षा क्या है। आज रेवेन्यू के रिकॉर्ड के अंतर्गत बिना नाम जमीन पर चढ़नोट के आदमी बैठा हुआ है, उस आदमी की अपेक्षा है कि मुझे पट्टा मिल जाए। आज पंचायत के सरपंच की अपेक्षा क्या है कि उसकी अपेक्षा है कि उसके गांव में फेयर रोड बन जाए। पंचायत की अपेक्षा क्या है, नाली बन जाए, सफाई का काम हो जाए। ये काम पंचायत के आदमी की अपेक्षा है। यदि इस अपेक्षा को हम आप पूरा करने के लिए हम एमएलए के ऊपर जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो वो एमएलए अपना काम नहीं कर सकेगा और संसदीय लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि एक मंत्री के रूप में यदि सरकार का मंत्री काम करे प्रदेश में, एक मंत्री के रूप में भारत सरकार का मंत्री काम करे और जन अपेक्षा ये है कि हमें ये सड़क बनानी है, पुल बनाना, ये काम करना है, तो उसको कैसे कर पाएंगे। ये हम संसदीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मैंने समझा कि माननीय गुलाब नबी आजाद साहब को बुलाएं, माननीय गडकरी साहब को बुलाएं, ये प्रश्न उनके सामने रखें कि क्या संसदीय लोकतंत्र में जन अपेक्षाओं को पूरा काम कर सकते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक दो तीन बात और माननीय आजाद साहब से कहना चाहता हूं। संसदीय लोकतंत्र हमने क्यों अपनाया? संसदीय लोकतंत्र हमने इसलिए बनाया कि इस देश में विविधता है। इस देश में उत्तर से लगाकर दक्षिण से लगाकर पूर्व लगाकर पश्चिम तक। मैं भी मणिपुर का इंचार्ज रहा, मेघालय का इंचार्ज रहा। मैंने देखा कि मणिपुर और मेघालय किस तरह से देश में इंटीग्रेटेड है। वहाँ के भी 2 सांसद आते हैं, यूपी के भी सांसद आते हैं, महाराष्ट्र के भी सांसद आते हैं, तमिलनाडु के सांसद आते हैं। यदि संसदीय लोकतंत्र नहीं होता, राष्ट्रपति तरीका होता, तो देश में इंटीग्रेशन को हम ठीक ढंग से नहीं कर सकते थे। देश की इंटीग्रेशन के लिए संसदीय लोकतंत्र अपेक्षित है, इस बारे में कोई तकलीफ नहीं है। पर संसदीय लोकतंत्र के अंदर जो प्रश्न खड़े हुए हैं उनको भी समझने की आवश्यकता। क्या हम भूल जाते हैं आजादी के बाद संसदीय लोकतंत्र में जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हम सब कर सकते जो पक्ष और विपक्ष में। फिर क्या कारण थे इस देश के अंदर आंदोलन खड़े हुए, किस कारण से जयपुर का आंदोलन खड़ा हुआ, किस कारण अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हुआ, किस कारण आज किसान का आंदोलन खड़ा हुआ है। यदि ये जन अपेक्षाएं विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से हम जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, तब भी संसदीय लोकतंत्र के सामने प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं समझा कि हम सब बैठकर इन बातों पर चर्चा करें, क्योंकि देश के हित में हम सबकी अपेक्षा है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, संसदीय लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, साथ साथ में जन अपेक्षाओं को भी पूरा करने का उत्तरदायित्व हम पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ आपके अनुभव हैं और आपके अनुभव के आधार पर हम कुछ सीखेंगे, समझेंगे और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी सब भावना से हम लगातार सेमिनार कर रहे हैं। और मुझे बहुत कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान के हमारे जितने भी साथी हैं पक्ष विपक्ष के, हम सब इस बात के लिए अपने आप को कमिटेड मानते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करें और हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चुनौती शिक्षा के क्षेत्र में। इस महामारी के बाद 18 महीने तक स्कूल बंद है, गांव का बच्चा पढ़ने के लिए डिप्राइव्ड है, स्मार्टफोन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमने देखा कैसे आंकड़े कि गांव का बच्चा यदि इस तरह से होगा तो अब स्कूल जब खुलने के बाद एक 7वीं क्लास का बच्चा बैठेगा, 8वीं क्लास का बच्चा बैठेगा, उसमें कुछ बच्चों को तो ऑनलाइन की जानकारी होगी, कुछ बच्चों को ऑनलाइन की जानकारी भी नहीं होगी। अध्यापक को हमने ट्रेन नहीं किया है कि 8वीं क्लास में इस तरह के अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको पढ़ाने का काम कैसे करेंगे। यदि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये जो चुनौती खड़ी है उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए आप और हम सब मिलकर यदि हम नीति बनाने का काम नहीं करेंगे तो हम अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। इस महामारी के बाद नए सिरे से योद्धा की अपेक्षा बढ़ गई है, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, ये नई सिरे से बढ़ गई है। और वो सब चीजें जन आकांक्षा पूरी तब हो सकती है जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो। वित्तीय संसाधन उपलब्ध के लिए आजाद साहब आप जानते हैं जीएसटी हमने लागू कर दी। जीएसटी लागू करने के बाद जितना स्टेट को डिवोल्यूशन होना चाहिए डिवोल्यूशन होने की तकलीफ आ रही है। एक और क्लास डाल दिया सेस लागू करने का। सेस लागू करने का पैसा पूरा का पूरा भारत सरकार के पास जाता है। उस सेस का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के डिवीजन पूल में नहीं आता है। जब राज्य सरकारों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कितनी तेज गति से काम करने का काम करें, वो काम करने के लिए कठिनाई आएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करें, जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करें
और आप जैसे लोगों के अनुभवों का लाभ लेकर हम समझते हैं कि हमारे राजस्थान विधानसभा के पक्ष और विपक्ष के साथी हैं वो अपने भूमिका का निर्वहन करेंगे, प्रभावशाली ढंग से जन अपेक्षाओं को पूरा करेगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आज हमने आपको आमंत्रित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि गुलाब नबी आजाद साहब का दूसरा बैकग्राउंड भी आपको मालूम नहीं। एक स्टूडेंट के रूप में गांधी स्मृति कन्वीनर के रूप में इन्होंने 400, 500, 600 मीटिंगें करवाई है जम्मू कश्मीर में। गांधी दर्शन के प्रति अपने आप को कमिटमेंट है, गांधी आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड है, सर्वोदय के प्रति कमिटेड। बहुत बिरले ही आदमी होते हैं जिनके मन में ये कल्पना है कि गांधी के आदर्शों को हम किस तरह से लोगों के बीच में प्रोपेगेट करें। जम्मू कश्मीर में एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने बड़े पैमाने पर इस तरह का काम किया है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर गांधी दर्शन से आप प्रभावित हैं, सर्वोदय से आप प्रभावित हैं, मंत्री आप रहे हैं, इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ किया, मोदी जी के साथ काम किया। आपके अनुभवों का लाभ लेकर हम निश्चित तौर पर इस सेमिनार में एनरिच होंगे। इस भावना से मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार मैं आप पुनः सभी साथियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। कम समय के नोटिस के बाद भी आप आए, ऐसे व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय निकाल कर आ चुके। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। और श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब हमारे बीच हैं। इस विधानसभा में सर्वाधिक अनुभवी सदस्य हैं। आप 8वीं बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। सुदीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री कटारिया जी का संसदीय जीवन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री कटारिया जी ने राज्य के अनेक विभागों में मंत्री के रूप में श्रेष्ठतम कार्य किया है। आप वर्तमान में राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे उद्बोधन के लिए। श्री गुलाब चंद जी कटारिया। राजस्थान विधानसभा का ये सौभाग्य है कि वर्तमान अध्यक्ष महोदय के आने के बाद सीपीए क्या होती है और क्या काम करती है। हमने 40 साल की राजनीति में विधायक इतनी बार रह गए। सीपीए बनती तो ज़रूर है, पर सीपीए काम क्या करती है ये पहली बार अगर किसी ने सदन के माननीय सदस्यों को एहसास कराया, वो हमारे स्पीकर साहब को। इनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं हर मीटिंग में। और उसके साथ ही एक अच्छी परिपाटी आदरणीय राजस्थान विधानसभा का ये सौभाग्य है कि वास्तव में इस देश में जनता के मत के द्वारा जनप्रतिनिधि श्रेष्ठतम कार्य किया है। आप वर्तमान में राज्य विधायक सुदीर्घ